हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयेंद्र सिंह आप लोग का इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ। आज इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन का पार्ट 2 का लेक्चर देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारा इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। ये इकोनॉमिक्स का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा 2020 एंड 50-50 सीरीज़ का पार्ट है। इसका कोर्स का फर्दर डिटेल जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने इन्फ्लेशन देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखा था जिसमें हमने क्रीपिंग इन्फ्लेशन देखा था, लो इन्फ्लेशन देखा था, हमने गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप से रनिंग इन्फ्लेशन, इस टाइप से कई सारे इन्फ्लेशन देखे थे। फिर हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स जो इन्फ्लेशन से होते हैं, जैसे डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैग इन्फ्लेशन क्या होता है, स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, इन्फ्लेटरी गैप क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमने समझा था। फिर हमने कॉज ऑफ इन्फ्लेशन देखा कि इन्फ्लेशन के कॉज क्या होता है। और आज हम जो करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई और रेस्ट ऑफ द थिंग्स देखेंगे इस लेक्चर में। ये जो डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का रहता है वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी भी डिमांड को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक तो आप ये देखो, डिमांड की बात है तो मनी सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ गई, ठीक है, जैसे लोन लेना अब लोगों के लिए इजी हो गया, चीप रेट पे इंटरेस्ट लोग ले सकते हैं, तो क्या होगा कि मनी सप्लाई होने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये भी उसी तरीके से जैसे डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोज करने के लिए पैसा है तो इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा, डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की। तो ये भी हो गया जो फैक्टर डिमांड को इंक्रीमेंट कर रहा है। सिमिलरली चीप मॉनेटरी पॉलिसी, आप लोग को मॉनेटरी पॉलिसी वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर गवर्नमेंट चीप मॉनेटरी पॉलिसी करती है, मतलब मॉनेटरी लोगों को चीपली अवेलेबल है, लोन लो इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है, तो उससे क्या होगा कि आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। सिमिलरली गवर्नमेंट अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है या फिर उसको डेफिसिट बजटिंग कहते हैं, तो क्या हो रहा है, डेफिसिट बजटिंग मतलब ओवर एक्सपेंडिचर की वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपना पैसा आम पब्लिक के हाथ में दे रही है। ठीक है, तो पब्लिक के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की। सिमिलरली अगर पब्लिक डेप्ट का रिपेमेंट करेगी गवर्नमेंट तो भी यही होगा। आप ये समझ लो, लोगों से उधार सरकार ली थी, अब वो उधार का पैसा लोगों को वापस करेगी तो फिर से पब्लिक के ही पास तो पैसा आएगा। अगर पब्लिक के पास पैसा आएगा या फिर बैंकों से लोन लिए, बैंकों को पैसा देगी, तो बैंक क्या करेंगे, अब वो जो पैसा उनको आया है उस पर इंटरेस्ट उनको जनरेट करना, तो वो सस्ते में लोन देना चालू करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर पब्लिक डेप्ट जो गवर्नमेंट ले रखी उसको भी रिपे करेगी तो भी डिमांड को अफेक्ट करेगा और एक इन्फ्लेशन लाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सप्लाई साइड से क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो सप्लाई साइड को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, सप्लाई साइड से शॉर्टेज हो रहा है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको ये 4 बाई पता होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल वाले। ठीक है, तो अगर ये लैंड, लेबर, कैपिटल आपके कम हुए, ठीक है, या फिर इनका कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, दोनों में से कुछ भी होगा तो आपके सप्लाई पे कांस्टेंट आ जाएगा, सप्लाई इफेक्ट हो जाएगा। और सप्लाई घटेगा बढ़ेगा उस हिसाब से इन्फ्लेशन भी घटेगा बढ़ेगा। ऐसे इंटरनल डिस्प्यूट, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या होगा कि वर्कर काम करने से बंद कर देंगे, स्ट्राइक होगा। अब स्ट्राइक होगा, ले ऑफ होगा, इन सब की वजह से क्या होगा कि वर्कर काम नहीं कर रहे हैं तो सप्लाई बंद हो गई, सप्लाई बंद हो गई तो डिमांड और सप्लाई का गैप वो हुआ, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ऐसे ही नेचुरल क्लैमिटीज़ हुई, उसके वजह से भी सप्लाई साइड इफेक्ट होगा। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, लोग होर्डिंग करके गोदाम उनमें सब चीज़ों को रख दे रहे हैं, मार्केट में नहीं उतार रहे हैं, तो उसका सप्लाई रुक जाएगा और ओवरऑल प्राइस बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आपकी कंट्री है ये, ठीक है, समझिए आपकी कंट्री है, आप सब माल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कंट्री में जो है जो माल था उसकी कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से सप्लाई साइड कांस्टेंट हो गया और प्राइस बढ़ जाएगा। सिमिलरली इंटरनेशनल फैक्टर्स कई बार इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक में तो हमें ऑयल यूज़ होता ही है ट्रांसपोर्ट करने में। तो अगर ऑयल प्राइस बढ़ गई तो जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है यहाँ से वहाँ तक गाड़ी को ले जाने का, वो सब भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो उस वजह से ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रोडक्शन की जो है शॉर्टेजेस हो गई, बाहर से जो आ रहे हैं रॉ मटेरियल, बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से हमारा सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट आता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो अभी तक हमने एक भाई समराइज करने की कोशिश करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि चीज़ें लगभग काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, तो इसलिए मैं ये देखिए। तो सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन का डेफिनेशन देखा था, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स देखे थे, जैसे इन्फ्लेटरी गैप क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है। इसके बाद हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देखे। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के बाद हमने देखा कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब हम इफेक्ट देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि अगर इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन से जो इनकम और वेल्थ होती है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये देखिए आपका डेबिटर है, ये क्रेडिटर है, ठीक है। तो डेबिटर जो लोन ले रहा है उसको गेन होगा और जो क्रेडिटर है लूज होगा। आपको याद होगा मैंने वो एग्जांपल बताया था आप लोग को एप्पल वाला, ठीक है, कि जो है ये आपका क्रेडिटर है, ठीक है, और ये अगर आपका डेबिटर है, ठीक है, तो क्रेडिट वाले ने पैसा इसको दिया, बाद में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से अब कम प्रोडक्ट ये ले पा रहा, तो ये लूज़र बना, ठीक है। आप लोग को चाहे तो आप पीछे रिवाइज कर लें वीडियो अगर कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूजन है। और जो डेबिटर है वो क्या होगा, ओवरऑल गेन करेगा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या हो रहा है, तो आप ये देखिए जो प्रोड्यूसर हो रहा है वो इन्फ्लेशन होने से गेन करेगा। कैसे गेन करेगा, क्योंकि अब सेम प्रोडक्ट जिस पे उसको 10 रुपये मिलता था प्रोड्यूसर को, अब उस प्रोडक्ट पे उसको 15 रुपये मिल रहा है इन्फ्लेशन होने की वजह से, तो उसको गेन हो रहा है। लेकिन जो कंज्यूमर है हमारा, उस कंज्यूमर को लॉस हो रहा है, क्योंकि अब उसको ज़्यादा पैसा सेम प्रोडक्ट के लिए देना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें फ्लेक्सिबल इनकम वालों के साथ क्या होता है और फिक्स इनकम वालों के साथ क्या होता है, तो उसमें हम ये देखेंगे जिनका फ्लेक्सिबल इनकम है, मतलब जिनकी सैलरी सारी चीज़ें इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टेड हैं, तो उनको इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उनकी फ्लेक्सिबल इनकम भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जिनकी फिक्स इनकम है उनका क्या होगा, जिसको बैंक से इंटरेस्ट रेट आ रहा है या जिसका पेंशन आ रहा है, तो उसका क्या होगा कि वैल्यू उसके फिक्स इनकम की कम हो जाएगी, तो उसके लिए लॉस है फिक्स इनकम में। यही अब हम देखते हैं डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड होल्डर क्या होते हैं और सेवर्स जो होते हैं, और इक्विटी होल्डर की कंपैरिजन में। तो ये देखिए इन तीनों को वर्सेस कराया है इक्विटी होल्डर के। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं ध्यान से, कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा, लोग वो हो जाता है। तो आपको पता होगा डिवेंचर कौन होता है, जब कोई कंपनी जो है अपना शेयर मार्केट में लोन के यहाँ शेयर मार्केट में पैसा उठाने के यहाँ लोन में पैसा उठाती है, तो वो डिबेंचर्स बॉन्ड होते हैं उनको इशू करते हैं। ऐसे कई अलग अलग गवर्नमेंट बॉन्ड और भी कई सारे लोग होते हैं जो बॉन्ड होल्डर होते हैं, ठीक है। सेविंग बैंक में जो लोग पैसा सेव करते हैं, तो ये सबको क्या हो रहा है, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर इन्फ्लेशन आपका अचानक से बढ़ गया तो इनकी फिक्स इनकम में क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन जो इक्विटी होल्डर है, इक्विटी होल्डर को फायदा होगा। क्यों, क्योंकि इक्विटी होल्डर क्या करता है, कंपनी के शेयर्स पे पैसा लगाता है। कंपनी का शेयर्स पे पैसा लगाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होने लगी, ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा होगी तो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तो अपने शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट में डिविडेंड रिटर्न करेगा। तो इक्विटी होल्डर्स को फायदा होता है इससे। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ समझ लेना कि यहां से इनकम डेबिटर को गेन हुआ, क्रेडिटर को लॉस हुआ, तो इसका इनकम इसके पास चला गया, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन लोग के बीच में आपस में इनकम। इसलिए इस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इफेक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, वो होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, तो जब किसी चीज़ का प्राइस हाई होगा तो अब सबको ही तो पैसा दे नहीं पाएगा, तो फिर क्या होगा, जब प्राइस हाई होने लगेगा तो अचानक से एक टाइम आएगा कि अब लोग उसको डिमांड कम करना चालू कर देंगे। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे यार महंगा हो गया बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्रेड, अब हम ब्राउन ब्रेड नहीं खाएंगे। तो समझ रहे हो ना कि लोग ब्राउन ब्रेड खरीदना बंद कर दिए। तो अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन भी कर्टेल करना पड़ेगा उसको फाइनली, ठीक है। इसलिए कहा जाता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छी चीज़ नहीं है। सिमिलरली ये हमने देखा प्रोडक्शन में क्या होगा, कंजम्पशन में देखें, ठीक है। तो कंजम्पशन में अगर हम देखेंगे तो सेम जो है, मान लीजिए जो आपको 10 रुपए की मैगी मिलती थी, ठीक है, उसमें मैगी में यहाँ तक क्वांटिटी था, पहले भर के आता था यहाँ तक। अब क्या हो रहा है, अभी भी मैगी वाले को 10 ही रुपये मान लो बेचना है, ठीक है, और इन्फ्लेशन हो गया है, इंटरनल कॉस्ट
ज़्यादा हो गया तो अब वो क्या करेगा, मैगी यहाँ तक जो पहले यहाँ तक पैकेट भर के दे रहा था उसके यहाँ क्या करेगा, आधी पैकेट मैगी देगा आपको, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो कंजम्पशन है, जो कंज्यूमर है, उसको भी अब आधी पैकेट मैगी मिल रही है, ठीक है, तो उसको भी लॉस है। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही को लॉस हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट क्या होता है, और भी बाकी इफेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आप लोगों को पता होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा कि अगर आपका जो है प्रोडक्ट का इंटरनली इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसका एक्सपोर्ट जब कर रहे होगे तो प्राइस हाई होगा, तो बाहर के मार्केट में उसका डिमांड कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसका इंटरनल, आप ये देखो, आपका $1 था, $1 ₹70 का था, ठीक है, तो आप ₹70 में ये प्रोडक्ट बेच रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, यही आपका में इन्फ्लेशन आ गया, अब वही प्रोडक्ट आप ₹80 में इंटरनल बेच रहे हो, तो बाहर भी आप $1 का तो बेचोगे नहीं, मान लो आप $1.1 का बेचोगे, तो बाहर के लोग क्यों खरीदेंगे, 10% महंगा सामान क्यों खरीदेंगे, वो मना करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका एक्सपोर्ट में रिडक्शन आना चालू हो जाएगी, ठीक है, और बाहर से उल्टे जो चीप प्रोडक्ट है उसको लोग इंपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो चीप इंपोर्ट आपका बढ़ने लगेगा, एक्सपोर्ट घटने लगेगा, तो ओवरऑल क्या हो रहा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो गया, और अब आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट पे भी यही देखेंगे, अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है तो आप मतलब क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, आपका इंपोर्ट इंक्रीज हो गया है। तो जब इंपोर्ट इंक्रीज हो गया है तो फॉरेन करेंसी का जो है डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा, हाई डिमांड होगा फॉरेन करेंसी का, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिसिएट करेगी। ये डिप्रिसिएट होगा, डिवेल्युएशन नहीं है, याद रखिएगा, दो अलग कॉन्सेप्ट होता है। डिवेल्युएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद उस करेंसी का वैल्यू कम करती है, जैसे हमारी चाइना है, ठीक है, वो अपने करेंसी मैनिपुलेटर्स को कहा जाता है क्योंकि खुद का करेंसी डिवेल्युएट कर देती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, टेंशन इंक्रीज होगी अगर किसी चीज़ का प्राइस होगा, ठीक है, सब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, पॉलिटिकली लोग उस पर गेम खेलेंगे कि भाई देखो इतना इन्फ्लेशन हो गया, तुम हमारी सरकार लगा दो, हम सारा फ्री में बांटेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से बवाल कराते हैं लोग। अब हम देखते हैं, इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने इफेक्ट देख लिया इन्फ्लेशन का, ठीक है, फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व थे डिमांड और सप्लाई को हिलाने में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करेंगे। तो एक तो मैंने आपको बताया था, जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला लेक्चर पढ़ा रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके जो है रेपो रेट को इंक्लूड करके मनी सप्लाई को सब किया जाता है। तो वो सारे मॉनेटरी मेजर्स और देखते हैं हम क्या होता है। तो एक तो क्रेडिट कंट्रोल हो गया, ठीक है, जिसमें कई बार क्रेडिट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का एक फिक्स प्राइस कर देते हैं कि भाई ये मैक्सिमम प्राइस होगा, इसके ऊपर तुम नहीं बेच सकते हो, जिसको कई बार हम कहते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस सिस्टम, ठीक है, कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है कह देता है भाई इतनी प्राइस होगी, इसी पे तुम करोगे। या फिर कई बार गवर्नमेंट कहते हैं अच्छा ठीक है प्राइस बढ़ा लो, सब्सिडी दे देंगे। जैसे हमारा गैस का प्राइस देख लो, कभी गैस 600 रुपये का मिलता था, ठीक है, आज गवर्नमेंट 800 रुपये का कर दी है, तो कहती है कि भाई हम पीछे से 200 रुपये तुमको सब्सिडी दे देंगे, ठीक है, तुम 800 का खरीदो, तुमको कॉस्ट तो 600 पड़ेगा, ठीक है। तो वही सब हो गया कि मॉनेटरी मेजर से कंट्रोल कर रही है इन्फ्लेशन को। और इंपॉर्टेंट मॉनेटरी मेजर क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन कर देना, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर जो है जो प्राइस की करेंसी है उसको गायब कर देना, ठीक है। अभी डिमोनेटाइजेशन रिसेंटली मोदी जी ने किया था, तो ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की करेंसी को आप कम कर दोगे तो एक तरीके से क्या हो रहा है, मनी सप्लाई आपका रिड्यूस हो जा रहा है। तो जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो रहा है तो ओवरऑल जो है लोगों के पास पैसा कम है खर्च करने के, तो इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से नई करेंसी आप इशू कर दो, और जो नई करेंसी इशू करोगे उसका उसके थ्रू क्या करोगे, जो ओल्ड करेंसी उसका प्राइस आप कम कर दो। आपने नई करेंसी इशू की, इसमें क्या किया, जो 100 रुपये है, 100 रुपये के यहाँ आपने उस जो पुराना 100 रुपये था उसकी वैल्यू घटा के कर दी 1 रुपये के बराबर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मनी सप्लाई ड्रास्टिकली 100 टाइम कम हो जा रहा है, ठीक है। तो 100 टाइम कम हो जाए तो आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो एक तो हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मॉनेटरी मेजर देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिजिकल मेजर्स क्या क्या होते हैं। फिजिकल मेजर्स तो आपको पता ही होंगे, हिंदी में उसको राजकोष उपाय कहा जाता है, मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट फिजिकल सप्लाई कंट्रोल करते हुए करेगी। तो फिजिकल सप्लाई हम देखते हैं, अगर गवर्नमेंट अपना जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से क्या हो रहा है, आम लोगों के हाथ में पैसा
प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, उसको कम कर देगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सिमिलरली जो डायरेक्ट टैक्स है इसको बढ़ा दे गवर्नमेंट, तो मान लो सैलरी के ऊपर लोगों को डायरेक्ट टैक्स मिल रहा है, तो अभी तक क्या हो रहा था, 100 रुपये किसी की सैलरी है, 10% डायरेक्ट टैक्स था, तो उसको 90 रुपये उसकी डिस्पोजेबल इनकम थी जो वो खर्च कर सकता था। अगर तुमने टैक्स को 10% से बढ़ा के 20% कर दिया, तो अब उसके पास क्या होगा, सिर्फ 80 रुपये रहेगा खर्च करने के लिए। तो क्या होगा, इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। सिमिलरली ये चीज़ दोनों को याद रखना, डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करना है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसको डिक्रीज करना है। इसको समझते हैं कैसे। तो तुम ये देखो, इनडायरेक्ट टैक्स को डिक्रीज करने से कैसे होगा कि आपका ये प्रोडक्ट है, जैसे मान लो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जीएसटी लगता है, जीएसटी मान लो 30% है, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, तो मार्केट में टोटल प्राइस कितनी हो गई इसकी, 130 रुपये। मान लो जो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसको कम करके आपने बोल दिया 20 रुपीज़ होगा जीएसटी, 20%, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, 120 रुपये। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में इनडायरेक्ट टैक्स को डिक्रीज करना पड़ेगा और कंट्रोल करने में डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये दोनों कंफ्यूजिंग, याद रखना अच्छे से। सरप्लस बजट क्या होता है, तो सरप्लस बजट हम देखेंगे तो उसमें मेन चीज़ क्या होता है कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे कर रही है उसका उल्टा करती है। बजट में एक्सपेंडिचर अपना कम करती है, तो एक्सपेंडिचर कम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ट्रेड के तरीके होते हैं, ट्रेड मेजर्स को यूज़ करके गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है पैसे को। ये देखते हैं, इसमें क्या करेगी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, उसको कम कर देगी। तो अगर इम्पोर्ट पे ड्यूटी कम करेगी तो ये जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है उसका प्राइस चीप हो जाएगा। जब प्राइस उसका चीप होगा तो हायर और लोग बाहर से मंगाने लगेंगे, क्योंकि अब चीप प्राइस की चीज़ें बाहर से आ रही हैं। तो क्या हुआ, सप्लाई ओवरऑल हो गया, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट को आपने वो कर लिया, तो जो आपके ऑटोमेटिक जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपटीशन देने के लिए क्या होगा, उनको भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा और ओवरऑल आपका इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी मेजर, जैसे हमने फिजिकल मेजर देख लिया, ठीक है, मॉनेटरी मेजर देख लिया, अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, जिसको हम हिंदी में प्रशासनिक उपाय कहेंगे। तो देखते हैं, एक तो क्या होगा, जो वेज पॉलिसी है लेबर्स की, लोगों की, उसको रैशनलाइज करे। रैशनलाइज करे कि मतलब अगर बहुत तेज़ी से वेज बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करे कि वेज ज़्यादा ना हो। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है ना वेज, हाँ, तो जो कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको इंटरनल प्राइस को कंट्रोल कर लिया, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो भी चीप निकलेगा। सिमिलरली प्राइस कंट्रोल का एक और मेथड, वही मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर दो, वही एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस सब्सिडी लगा के। और आपका ये होता है रैशनिंग करना, जिसको कहते हैं नियंत्रित वितरण करना। नियंत्रित वितरण करोगे तो जब आपकी सप्लाई कम है, तो अगर आप नियंत्रण से चीज़ों को वो करोगे तो ओवरऑल आपका मेंटेन रहेगा, इन्फ्लेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स देखे। एक बार फिर से मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये देखो, आप लोग ने इफ़ेक्ट्स देख लिया इन्फ्लेशन का, उसके बाद आप लोगों ने मेजर्स देख लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आपने मॉनेटरी मेजर्स देखे, फिस्कल मेजर्स देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स देखे। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हमने देखे। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन इंडिसेस किस तरीके से इंडिया में कैलकुलेट होती है, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है। तो देखो, WPI आप लोगों को पता होगा, WPI का नाम क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे होलसेल में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या प्राइस होता है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, इसमें जो इसको पब्लिश करता है, ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि होलसेल की बात हो रही है तो इंडस्ट्री में जो प्राइस निकल रहा है उसकी बात हो रही है। DIPP इसको करता है, जिसमें DIPP में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, और इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DIPP के अंदर बैठता है, वो करता है बेसिकली। इसमें बेस ईयर जो है वो अभी हम 2011-12 को मानते हैं। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स इसके देखें, जो प्राइम कंस्टिट्यूएंट है, एक तो प्राइमरी आर्टिकल्स हो गया, फ्यूल और जो एनर्जी हो गई, पावर वाली चीज़ें, और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हो गए वो हो गया। प्राइमरी आर्टिकल मतलब वही जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वाली चीज़ें होती है वो हो गई, एग्रीकल्चर और इन सबसे रिलेटेड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि होलसेल में आपकी सर्विस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं होती। अब हम देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। प्राइस इंडेक्स जब 2011 से पहले अगर हम देखा जाए तो 4 कैटेगरी में इसको बांटा जाता था। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बेसिकली कंज्यूमर लेवल पे क्या प्राइस का फ्लक्चुएशन रहता है उसको देखता है। तो 4 क्या होता था, एक तो होता था CPIW, जिसको कहते थे इंडस्ट्रियल वर्कर जो काम करते हैं उनके लिए
क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर था उन, ठीक है। फिर होता था सीपीआई यूएनएमई, इसमें क्या होता था, अर्बन नॉन मैनुअल लेबर। नॉन मैनुअल मतलब जो सैलरीड वाले एम्प्लॉय हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है कि सैलरी वालों के लिए जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। ये सब इनका करस्पॉन्डिंग बेस है, उतना ईजी नहीं है इंपोर्ट करने का। ये देख लो कि इंडस्ट्रियल वर्कर को लेबर ब्यूरो पब्लिश करता था, इसको चीफ स्टैटिक ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंदर आती है वो करते थे। और ये आपका रूरल लेबर हो गया और एक एग्रीकल्चर लेबर हो गया। रूरल लेबर मतलब जितने भी रूरल विभाग में आपके गांव में काम करते हैं वो सारे लेबर हो गए, जिसको लेबर ब्यूरो करता था। और एग्रीकल्चर लेबर में सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड में जो लेबर काम कर रहे हैं उनका हो गया। तो ये डिफरेंट तरीके से ऐसे डिवाइड कर रखा था, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल, ठीक है। अभी इस स्ट्रक्चर से मूव कर गई है इंडियन गवर्नमेंट, और अभी रिसेंटली 2011 के बाद से गवर्नमेंट एक सीपीआई रूरल अर्बन और सीपीआई कंबाइंड करता है, जो इसमें रूरल और अर्बन को मिला के कहा जाता है कंपोजिट इंडेक्स, ठीक है। इसका जो बेस ईयर है वो 2012 माना गया है, और ये कंबाइंड कंपोनेंट आपका सीएसओ देता है, चीफ स्टैटिक ऑफिसर। तो वो पुराना मेथड था जो हमने अभी डिस्कस किया, ये नया वाला है, लेकिन दोनों याद रखो, ठीक है, तो बेटर रहेगा, क्योंकि आदमी कंफ्यूज होता है कि क्या क्या चीज़ कौन कौन से इंडिसेस होते हैं। अभी जो सीपीआई कंबाइंड है इसमें देखेंगे तो हमारा फूड एंड बेवरेज लगभग सबसे ज़्यादा परसेंटेज पाता है, तो समझ रहे हैं, क्योंकि एक आम इंसान के लिए तो फूड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसका प्राइस सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, और इसमें फ्लक्चुएशन हुआ तो सीपीआई भी आपका भागता है। हाउसिंग को सिर्फ 9% दिया गया, फ्यूल एंड लाइट को भी लगभग 9% दिया गया, बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं मिसलेनियस चीज़ें क्लोथिंग फुटवेयर के साथ, वो सब 31% के आसपास होती हैं। तो इस तरीके से हमने अपना इन्फ्लेशन का लेक्चर ख़त्म कर लिया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।